नमस्ते। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने जा रहे हैं जो शायद कई लोगों को अ, जाना पहचाना सा लगे। हाँ, लगातार चिंता या घबराहट महसूस करना। कभी-कभी इसे एक नाम दिया जाता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जीएडी, हाँ, देखिए, परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट होना या मान लीजिए नौकरी बदल रहे हैं तो चिंता महसूस करना, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल सामान्य है। बिल्कुल, हम सब महसूस करते हैं। हाँ, लेकिन आज हम उस तरह की चिंता की बात कर रहे हैं जो मानो पीछा ही नहीं छोड़ती, जो किसी एक चीज को लेकर नहीं होती, सही, बल्कि कई अलग-अलग चीजों को लेकर। सेहत, पैसा, काम, परिवार, यहाँ तक कि छोटी-छोटी रोजमर्रा की बातें भी। हाँ, मतलब लगातार बनी रहती है। हाँ, एक ऐसी चिंता जो लगातार बनी रहती है और धीरे-धीरे रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाने लगती है। बिल्कुल, आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये मेडरैक हॉस्पिटल जहानाबाद से मिले कुछ स्रोतों और जानकारियों पर आधारित है। वो लोग इस विषय पर जागरूकता फैलाने और मदद करने का काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हाँ, और सबसे पहले ये कहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो बिल्कुल अकेले नहीं है। ये एहसास, ये लगातार चिंता, ये बहुत आम है, सच में बहुत आम। कई बार लोग इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं। हाँ, लगता है शायद सिर्फ उन्हें ही हो रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगता है शायद सिर्फ वो ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। अच्छा। तो हमारा आज का मकसद है इस स्थिति को सहानुभूति के साथ बिल्कुल सरल शब्दों में समझना। हाँ। इसे कोई जटिल मेडिकल लेक्चर नहीं बनाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये समझने की कोशिश है कि ये असल में महसूस कैसा होता है और क्यों ये जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें। बिल्कुल। तो आज के इस गहन चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति, जिसे कई बार लोग कहते हैं बस हर समय घबराहट महसूस होना। हाँ, या पेट में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो असल में है क्या? इसके क्या संकेत या लक्षण हो सकते हैं जिन्हें पहचाना जा सके? डॉक्टर या विशेषज्ञ इसे कैसे पहचानते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं और इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। चलिए। इसे सिर्फ किताबी बातों तक ना रखकर आइए एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे मेड्रिक हॉस्पिटल के सूत्रों में बताया गया है। हाँ, उदाहरण से समझना आसान होता है। हाँ, कल्पना कीजिए नेहा की। नेहा एक 35 साल की स्कूल टीचर। वो मदद के लिए मेड्रिक हॉस्पिटल आई। अच्छा। नेहा की परेशानी ये थी कि वो लगातार चिंतित रहती थी, और ऐसा नहीं था कि उनकी चिंता का कोई एक बड़ा कारण हो, जैसे स्कूल में कोई खास परेशानी हो, ऐसा नहीं। वो स्कूल के काम को लेकर तो चिंतित थी ही, लेकिन साथ ही वो अपने पैसों को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने परिवार को लेकर, यहाँ तक कि बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर भी परेशान हो जाती थी। अच्छा, जैसे? जैसे, क्या मैंने सुबह घर से निकलते वक्त गैस बंद की थी? क्या दरवाजा ठीक से लॉक किया? ये सवाल उनके मन में बार-बार घूमते रहते थे, उन्हें चैन नहीं लेने देते थे। हाँ, ये तो बहुत परेशान करने वाला है। बहुत ज्यादा। नेहा ने बताया कि उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती थी, घंटों बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थीं, दिमाग चलता रहता था। दिन में भी अक्सर उनका दिल जोर-जोर से धड़कने लगता था। और सबसे अजीब बात ये थी, जैसा उन्होंने बताया, घर पर शांति से सोफे पर बैठे हुए भी अचानक मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता था जैसे मैं कहीं दौड़ कर आई हूँ। बाप रे। बिना किसी वजह के। हाँ, बिना किसी स्पष्ट वजह के। इसके अलावा वो लगभग हर समय थका हुआ महसूस करती थी, जैसे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो। थकान। चाहे उन्होंने रात में कितनी भी देर सोने की कोशिश क्यों न की हो। नेहा की कहानी बहुत साफ तौर पे दिखाती है कि जीएडी यानी लगातार बनी रहने वाली चिंता असल में कैसी महसूस हो सकती है। हाँ, ये वाकई किसी चिंता के अंतहीन चक्र में फंस जाने जैसा है। हाँ, एक चक्र जैसा। बिल्कुल, एक अंतहीन चक्र। एक चिंता खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। और ऐसा लगता है जैसे इस गोल चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, जैसे दिमाग का ऑफ बटन ही खराब हो गया हो। बिल्कुल। और जैसा नेहा के अनुभव से पता चलता है, ये सिर्फ दिमाग या मन तक सीमित नहीं रहता। नहीं, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। दिल का तेजी से धड़कना, जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं। हाँ, नींद ना आना यानी इंसोम्निया, मांसपेशियों में लगातार खिंचाव या दर्द रहना। अकड़न जैसी, पेट में गड़बड़ी महसूस होना, और ये हर समय की थकान,
ये सब बहुत वास्तविक शारीरिक लक्षण हैं। सही कहा। और जब कोई व्यक्ति महीनों तक ऐसा महसूस करता है तो जाहिर है इसका असर उसके काम पर, उसके रिश्तों पर, उसकी खुशी पर, मतलब उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वे कौन से संकेत या लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पहचानना जरूरी है। अगर किसी को शक है कि वो या उनका कोई अपना इस तरह की लगातार चिंता से गुजर रहा है, तो क्या देखें? सबसे मुख्य लक्षण तो यही है, एक ऐसी चिंता या तनाव जो अत्यधिक हो, बहुत ज्यादा, और कई अलग अलग चीजों को लेकर हो, और कम से कम 6 महीने से लगातार बनी हुई हो। 6 महीने, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके साथ ही कुछ और लक्षण हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। क्या इनमें से कुछ चीजें जानी पहचानी लगती हैं? जैसे कि? जैसे रात में सोने में परेशानी होना, या तो नींद आने में ही दिक्कत होती है, या फिर बीच रात में आंख खुल जाती है और फिर घंटों नींद नहीं आती। हाँ, दिमाग विचारों में उलझा रहता है। बिल्कुल। या फिर दिन में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होना, जैसे शांत बैठना मुश्किल हो, या बहुत जल्दी गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ जाना। हाँ, इरिटेबिलिटी। हाँ, क्या शरीर में कहीं लगातार तनाव या अकड़न महसूस होती है, खासकर गर्दन, कंधे या पीठ की मांसपेशियों में? ये बहुत आम है। या फिर पेट अक्सर खराब रहता है, जैसे गैस, एसिडिटी या पेट में मरोड़ उठना। पेट की समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। हाँ। और ये अचानक बिना किसी वजह के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना, सांस फूलना, या कभी-कभी हल्का चक्कर जैसा महसूस होना। हाँ, पैल्पिटेशंस। क्या मन अक्सर उदास रहता है या किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती? कभी-कभी जीएडी के साथ डिप्रेशन यानी अवसाद के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। हाँ, ये दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं। हमारे मेड्रैक के सूत्रों में ये भी जिक्र है कि जिन लोगों को जीएडी होता है उनमें से कुछ कभी-कभी पैनिक अटैक का भी अनुभव करते हैं। पैनिक अटैक, हाँ। यानी अचानक बहुत तेज घबराहट का दौरा पड़ना, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, छाती में दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो बहुत डरावना अनुभव होता है। हाँ, या फिर उन्हें किसी खास चीज या स्थिति से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, जिसे फोबिया कहते हैं। फोबिया भी, हाँ। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। बताइए। हम सब कभी ना कभी इनमें से कुछ लक्षण महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तनाव में नींद उड़ जाना या दिल तेज धड़कना सामान्य है, लेकिन जीएडी में फर्क ये है कि ये लक्षण लगातार बने रहते हैं। लगातार? हाँ, ये व्यक्ति के जीवन पर हावी होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को लगता है कि उसकी चिंता उसके नियंत्रण से बाहर है। वो चाहकर भी रोक नहीं पाता। बिल्कुल, वो चाहकर भी चिंता करना बंद नहीं कर पाता। ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक ही समय पर कई अलग अलग, मतलब असंबद्ध चीजों के बारे में चिंता कर रहा है? हाँ। यहाँ तक कि उन चीजों के बारे में भी जिनके वास्तव में होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। या क्या कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जब तनाव महसूस होता है तो शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है? जैसे क्या कंधे अकड़ जाते हैं? हाँ। या जबड़े भिंज जाते हैं? या पेट में अजीब सी ऐंठन महसूस होती है? होती है, हाँ। इन शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये अक्सर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही। हमारे मेड्रिक सूत्रों के अनुसार जहानाबाद और आसपास के इलाकों में ये देखा गया है कि कई बार लोग शुरुआत में इन्हीं शारीरिक लक्षणों जैसे लगातार सिर दर्द या पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। अच्छा। और फिर गहरी बातचीत के बाद पता चलता है कि इनकी जड़ कहीं ना कहीं वो लगातार बनी रहने वाली चिंता है। तो मतलब शारीरिक लक्षण पहले सामने आ जाते हैं कभी-कभी। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि ये लक्षण जीएडी का हिस्सा हो सकते हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में कोई डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर इस नतीजे पर कैसे पहुंचता है कि ये जीएडी ही है, कुछ और नहीं? हाँ, निदान कैसे होता है? हाँ, निदान की प्रक्रिया क्या है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके लिए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। क्या है वो? पहला, जैसा हमने कहा, व्यक्ति कई अलग अलग विषयों या गतिविधियों को लेकर अत्यधिक चिंता करता है और ऐसा कम से कम 6 महीने से हो रहा है। 6 महीने, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति के लिए अपनी चिंता को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। नियंत्रण मुश्किल होता है। तीसरा, चिंता के साथ शारीरिक और मानसिक लक्षण भी जुड़े होते हैं, जैसे बेचैनी, थकान, ध्यान लगाने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में तनाव या नींद की समस्या, जो हमने अभी बात की। हाँ, वो सब लक्षण। चौथा, ये चिंता और उससे जुड़े लक्षण व्यक्ति के सामाजिक जीवन, कामकाज या जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परेशानी या बाधा पैदा कर रहे होते हैं। मतलब जीवन पर असर पड़ रहा है। हाँ, असर पड़ रहा है। और पांचवा, डॉक्टर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि ये लक्षण किसी अन्य शारीरिक बीमारी,
दवा के दुष्प्रभाव या किसी और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण तो नहीं है। अच्छा, दूसरी वजहों को रूल आउट करना भी जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है। मेडरेक हॉस्पिटल से मिली जानकारी में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि लोग अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करने में संकोच ना करें। बिल्कुल। जैसा कि उनके एक परामर्श में कहा गया है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उनके बारे में ईमानदारी से किसी पेशेवर से बात करना ठीक होने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहुत सही बात है। इसमें कोई शर्म या कमजोरी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस पर थोड़ा और बात करना जरूरी है कि पेशेवर मदद लेना क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये तो बस मेरी आदत है ज्यादा सोचने की, या मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। हाँ, या थोड़ा स्ट्रेस है, चला जाएगा। बिल्कुल। कुछ लोग चिंता को इच्छा शक्ति की कमी मान लेते हैं, लेकिन जीएडी एक वास्तविक पहचाने जाने वाली स्वास्थ्य स्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या अस्थमा। और जैसे उन स्थितियों के लिए डॉक्टरी मदद की जरूरत होती है, वैसे ही जीएडी के लिए भी पेशेवर मदद फायदेमंद और कई बार जरूरी हो सकती है। सही। हमें इस बात को समाज में सामान्य बनाने की जरूरत है। अपनी मानसिक या भावनात्मक परेशानियों के बारे में डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करना उतना ही सामान्य और जरूरी है जितना कि बुखार, खांसी या चोट लगने पर डॉक्टर के पास जाना। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये अपनी सेहत का ध्यान रखने का एक अभिन्न अंग है। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से कम आंकना एक बड़ी भूल है। इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं सबसे अच्छी और सबसे जरूरी खबर पर। हाँ, अगर किसी को जीएडी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमेशा ऐसी रहना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीएडी का इलाज संभव है। सही मदद और उपचार से लोग अपनी चिंता को प्रबंधित कर सकते हैं, लक्षणों को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। तो उम्मीद हमेशा है। उम्मीद हमेशा है, बिल्कुल। उपचार के कई तरीके हैं और आमतौर पर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से सबसे उपयुक्त तरीका चुना जाता है। मुख्य रूप से 2 तरह के उपचार ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है बातचीत आधारित थेरेपी, मतलब साइकोथेरेपी। थेरेपी, हाँ। खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी कहते हैं। सीबीटी, हाँ, सुना है इसके बारे में। हिंदी में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह की टॉक थेरेपी है, जहां व्यक्ति एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट के साथ काम करता है। इसमें वो सीखते हैं कि कैसे अपने नकारात्मक या चिंता बढ़ाने वाले सोचने के पैटर्न को पहचानें, उन्हें चुनौती दें। मतलब विचारों पर काम करना। हाँ, और उनकी जगह ज्यादा यथार्थवादी और मददगार विचार अपनाएं। साथ ही वे चिंता से निपटने के लिए व्यावहारिक कौशल भी सीखते हैं। स्किल्स, हाँ। ये सिर्फ बात करना नहीं है, ये सक्रिय रूप से सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलना सीखना है। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी लगता है। हाँ। दूसरा विकल्प है दवाएं। दवाएं। कुछ खास तरह के एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, खासकर SSRIs और SNRIs, जीएडी के इलाज में काफी प्रभावी पाई गई हैं। SSRIs, हाँ। ये दवाएं मस्तिष्क में उन रसायनों, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, जो मूड और चिंता को नियंत्रित करते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री पे काम करती हैं। हाँ, अक्सर डॉक्टर पहले थेरेपी आजमाने की सलाह देते हैं या फिर थेरेपी और दवाओं का संयोजन इस्तेमाल किया जाता है। दोनों साथ में। हाँ, जो कि बहुत प्रभावी हो सकता है। डॉक्टर ये तय कर सकते हैं कि दवा की जरूरत है या नहीं और कौन सी दवा सबसे उपयुक्त होगी। हाँ, ये डॉक्टर का ही काम है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, जैसे नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद लेना, ध्यान या योग का अभ्यास करना, लाइफस्टाइल चेंजेस, हाँ, और कैफीन और शराब का सेवन कम करना भी चिंता को प्रबंधित करने में सहायक हो सकते हैं। ये सब भी बहुत मदद करते हैं। ये समझना दिलचस्प है कि ये उपचार काम कैसे करते हैं। जैसे सीबीटी को लें। हाँ। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो अगर हम अपने सोचने के तरीके, मतलब संज्ञान, को बदल सकते हैं तो हम अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी बदल सकते हैं। सीबीटी में व्यक्ति सक्रिय रूप से उन विचारों को पकड़ना सीखता है जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे, मैं ये प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगी। हाँ, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक। बिल्कुल। और फिर सबूतों के आधार पर उन्हें परखता है। पिछली बार कब खराब किया था, क्या तैयारी पूरी है, और फिर उन्हें अधिक संतुलित विचार से बदलता है। मैंने तैयारी की है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, थोड़ा नर्वस होना ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरह से दिमाग को रीट्रेन करना हुआ। बिल्कुल, ये एक तरह से दिमाग को चिंता के पैटर्न से बाहर निकलने के लिए रीट्रेन करना है।
और दवाएं कैसे काम करती हैं, SSRIs? वही SSRIs जैसी दवाएं मस्तिष्क के केमिकल मैसेंजर सिस्टम पर काम करती हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड, नींद और चिंता को प्रभावित करता है। अच्छा। SSRIs मस्तिष्क में सेरोटोनिन की उपलब्धता को बढ़ाकर काम करते हैं, जिससे मूड स्थिर होता है और चिंता कम होती है। ये समझना जरूरी है कि ये दवाएं खुशी की गोलियां नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को संतुलित करने में मदद करती हैं ताकि व्यक्ति थेरेपी और अन्य रणनीतियों का बेहतर उपयोग कर सके। मतलब ये थेरेपी को सपोर्ट करती हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। और हाँ, ये भी सच है कि सही थेरेपिस्ट या विशेषज्ञ तक पहुंचना, खासकर छोटे शहरों या दूर दराज के इलाकों में, अभी भी एक चुनौती हो सकती है। ये एक बड़ी समस्या है। हाँ, मेड्रिक जैसे संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक व्यापक मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमारे मेड्रिक के सूत्रों ने भी रेखांकित किया है, उपचार हमेशा व्यक्तिगत होता है। हाँ, पर्सनलाइज्ड। बिल्कुल। एक साइज सबको फिट नहीं आता। जो उपचार एक व्यक्ति के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी उतना ही प्रभावी हो। एक अच्छा डॉक्टर या थेरेपिस्ट व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों, लक्षणों की गंभीरता और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक उपचार योजना तैयार करेगा। ठीक है। लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, नहीं, बल्कि व्यक्ति को सशक्त बनाना है ताकि वो अपनी चिंता को समझ सके, उसे प्रबंधित कर सके और एक भरपूर सार्थक जीवन जी सके। ये सुनकर वाकई आशा बनती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये GAD होता क्यों है? क्या इसका कोई एक कारण है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या ये हमारी गलती है? मेड्रिक्स से मिली जानकारी और सामान्य शोध के अनुसार GAD का कोई निश्चित कारण बताना मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। ये अक्सर कई कारकों के जटिल मेलजोल का नतीजा होता है। कई चीजें मिलकर भूमिका निभाती हैं। हाँ, कुछ ऐसे कारक हैं जो GAD विकसित होने का खतरा बढ़ा सकते हैं, जिन्हें रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। रिस्क फैक्टर्स। इनमें शामिल हो सकते हैं परिवारिक इतिहास, जेनेटिक्स। हाँ, अगर परिवार में जैसे माता-पिता या भाई-बहन में किसी को चिंता या अवसाद की समस्या रही है, तो व्यक्ति में भी इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें आनुवंशिक भूमिका हो सकती है। अच्छा। फिर है व्यक्तिगत अनुभव, जीवन के तनावपूर्ण या दर्दनाक अनुभव, जैसे ट्रॉमा। हाँ, बचपन का कोई बुरा अनुभव, कोई बड़ी बीमारी, किसी प्रियजन को खोना या लंबे समय तक चलने वाला तनाव, जैसे काम या रिश्ते में परेशानी, ये भी GAD के विकास में योगदान कर सकते हैं। स्ट्रेस का बड़ा रोल है। बिल्कुल। फिर व्यक्तित्व भी। कुछ व्यक्तित्व लक्षण जैसे बहुत ज्यादा शर्मीला होना, हमेशा नकारात्मक सोचना या नई परिस्थितियों से घबराना, ये भी चिंता विकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रीट्स। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य भी। कुछ लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक बीमारियां जैसे थायराइड की समस्या, हृदय रोग या IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाँ, ये भी चिंता के लक्षणों से जुड़ी हो सकती हैं या उन्हें बढ़ा सकती हैं। शरीर और मन जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और पदार्थों का दुरुपयोग, शराब या अन्य नशीली दवाओं का सेवन भी चिंता को बढ़ा सकता है या GAD के विकास में भूमिका निभा सकता है। सब्सटेंस अब्यूज, हाँ। एक और दिलचस्प बात जो हमारे सूत्रों और अन्य शोधों में सामने आई है वो ये है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में GAD का निदान होने की संभावना लगभग 2 गुनी होती है। 2 गुनी? अच्छा। हाँ, इसके पीछे के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें हार्मोनल कारक, सामाजिक दबाव और अनुभवों की भूमिका हो सकती है। ये एक जटिल पहेली है। ये समझना बेहद जरूरी है कि इन जोखिम कारकों का होना ये गारंटी नहीं देता कि किसी को GAD होगा ही। हाँ, ये जरूरी है। बहुत से लोग जिनमें ये कारक मौजूद होते हैं, उन्हें कभी GAD नहीं होता, और बहुत से ऐसे लोग जिन्हें GAD होता है, उनमें इनमें से कोई स्पष्ट जोखिम कारक नहीं पाया जाता। अच्छा। ये कारक सिर्फ संभावना या संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक फैक्टर है, पूरी कहानी नहीं। बिल्कुल। GAD एक जटिल स्थिति है जिसमें जैविक, हमारे शरीर और मस्तिष्क की केमिस्ट्री, मनोवैज्ञानिक, हमारे विचार, भावनाएं, अनुभव, और सामाजिक, हमारा माहौल, रिश्ते, तनाव, सभी पहलू अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए इसे किसी एक कारण या किसी की गलती के रूप में देखना सही नहीं है। नहीं, ये गलती नहीं है। ये किसी के चरित्र की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसे समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो हम देना चाहते हैं? हाँ, क्या है मुख्य बात?
वो ये है कि अगर कोई लगातार चिंता, घबराहट या बेचैनी से जूझ रहा है तो उसे ये जानने की जरूरत है कि वो अकेला नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। ये अनुभव बहुत से लोग करते हैं और इससे निकलने के लिए मदद मौजूद है। बिल्कुल मदद मौजूद है। हाँ, मेड्रेक हॉस्पिटल जहानाबाद जैसी समर्पित स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जो सहानुभूतिपूर्ण देखभाल, सही निदान और आधुनिक प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मदद उपलब्ध है। हाँ, सबसे जरूरी कदम है मदद के लिए आगे आना। अक्सर लोग बहुत लंबे समय तक चुपचाप सहते रहते हैं। हाँ, हिचकिचाते हैं। हाँ, लेकिन जितना जल्दी मदद ली जाती है उतना ही जल्दी बेहतर महसूस करना संभव हो पाता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम अपनी इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा विचार सबके साथ साझा करना चाहूंगा। जरूर। अगर आज की बातचीत में बताई गई कुछ भावनाएं या लक्षण किसी को अपने या किसी जानने वाले के लिए पहचाने से लगे हैं, अगर कहीं ना कहीं ये आवाज आई है कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है, तो खुद से पूछें, आज मैं अपनी मदद के लिए कौन सा एक बहुत छोटा सा कदम उठा सकती हूँ। एक छोटा कदम। हाँ, शायद ये कदम सिर्फ इस एहसास को स्वीकार करना हो कि हाँ, मुझे चिंता हो रही है और इसमें कुछ गलत नहीं है। स्वीकृति। हाँ, शायद ये किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करना हो जिस पर भरोसा करते हैं, सिर्फ अपनी भावनाएं साझा करने के लिए बात करना। या शायद ये कदम जीएडी के बारे में थोड़ी और विश्वसनीय जानकारी ऑनलाइन पढ़ना हो या फिर स्थानीय मदद के विकल्पों के बारे में पता करना हो। जानकारी लेना। याद रखें, बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे कदमों से ही होती है। बिल्कुल। खुद के प्रति थोड़ी दया और नरमी बरतना भी रिकवरी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सेल्फ कंपैशन। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। इस जानकारीपूर्ण और उम्मीद है सहायक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। हमें आशा है कि इस बातचीत से चिंता को समझने और उससे निपटने के बारे में कुछ नई दृष्टि मिली होगी। उम्मीद है। अगर स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सरल व्यवहारिक जानकारी चाहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां भी आप हमें सुन रहे हैं। हाँ, जरूर करें। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ साझा करने पर भी जरूर विचार करें। शेयर करना महत्वपूर्ण है। क्या पता आपकी साझा की हुई ये बातचीत किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो जिसे शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और जो मदद मांगने में झिझक रहा हो सकता है। अगली बार तक अपना और अपने प्रियजनों का खूब ध्यान रखें। याद रखें, आपका मन और आपका शरीर ये दोनों ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। नमस्ते। नमस्ते।